नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और उसके 3 लेक्चर हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हमारा ये 4th लेक्चर है, लगभग 2 लेक्चर इसके और आएंगे। उसके बाद में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन भी कंप्लीट हो जाएगा और यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पिछले लेक्चर में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में हमने पढ़े गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन के पश्चात किस तरह स्थगित किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और उस सम्मेलन में भाग लेने पे आपकी सारी मांगें मान ली जाएंगी और एक बार के लिए आप आंदोलन रोक दीजिए। उनके कहे अनुसार गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से असफल रहा। इसके बाद में गांधी जी ने वापस आके वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, लेकिन इस समय अंग्रेजों की जो सांप्रदायिक और उत्पीड़न की नीतियाँ थी वो बहुत ही कठोर तरीके से अपनाई गई और आंदोलन पूर्णतः दबा दिया गया। और इसी बीच में निकला सांप्रदायिक पंचाट, और वह सांप्रदायिक पंचाट यह था जिसने आंदोलन को पूरी तरह से मोड़ दिया था, है ना। तो आज हम देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट और पूना समझौते में 1932 में जो हुआ था, इसमें क्या कहा गया था। पढ़ते दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अपनी हिस्ट्री का याद रखिएगा। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया गया, जिसे कम्युनल पंचाट भी कहा गया। देखो, सांप्रदायिक पंचाट आया कब? 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया गया। मतलब अलग अलग संप्रदायों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो 1909 के अधिनियम में किया गया था ना दोस्तों, कि जो मुसलमान हैं उनको पृथक से निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा। मतलब क्या होता है कि उनके लिए प्रत्याशी भी अलग खड़ा होगा और मुस्लिम लोग उसी मुस्लिम प्रत्याशी को ही वोट देंगे। मुस्लिम लोग हिंदू को वोट नहीं देंगे और हिंदू लोग मुस्लिम को वोट नहीं देंगे। तो उसी व्यवस्था को 1919 के अधिनियम में और बढ़ाया गया, ठीक है। और उसी व्यवस्था को अब तक तो ये हिंदू मुसलमानों और आगे चल के इसे सिख ईसाई इन पे भी लागू कर दिया गया था। लेकिन अब यही पंचाट हमारे दलितों के लिए लाया गया और उनको अलग से सांप्रदायिकता के आधार पर बांटने की कोशिश अंग्रेजों द्वारा की गई। और यही एक कोशिश थी जिसको सांप्रदायिक पंचाट या फिर कम्युनल पंचाट का नाम दिया गया। इस पंचाट के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, बल्कि इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया था। दलित वर्गों को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी और वे हिंदुओं से इन्हें अलग करना चाहते थे। दोस्तों, क्या हुआ था कि 1909 के अधिनियम में दो हिंदू और मुसलमानों के लिए, मतलब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था। फिर 1919 का अधिनियम जो था उसमें इसी अधिकार को सिख और ईसाइयों के लिए भी बढ़ा दिया गया। ये लाया क्यों था? ये फूट डालने की राजनीति के लिए लाया था कि हिंदू और मुसलमान पूरी तरह से अलग हो जाएं, क्योंकि हिंदुओं के लिए हिंदू प्रत्याशी खड़ा होगा, वो उसी को वोट देंगे। मुसलमानों के लिए मुसलमान प्रत्याशी खड़ा होगा, तो ये अलग हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जबकि 1909 के अधिनियम और 1919 के अधिनियम दोनों का ही भारत में पूरी तरह से विरोध हो रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने उस विरोध का ना ध्यान देते हुए और अपनी डिवाइड एंड रूल की नीति को आगे बढ़ाते हुए यह जो सांप्रदायिक पंचाट था ये लेके आए। और उसमें कहा गया कि अब ना केवल मुसलमानों को अलग से निर्वाचन का अधिकार दिया जाएगा, बल्कि दलित वर्गों को भी अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मतलब क्या हो गया कि हिंदुओं में भी जो अब दलित है ना, उनके लिए अलग से प्रत्याशी खड़ा होगा और उन्हें अलग से ही वोट देने का अधिकार होगा। मतलब हिंदुओं में भी दलितों को अलग से बांट दिया गया इन लोगों ने, है ना, ठीक है। दलित वर्गों को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। वे हिंदुओं को इनसे अलग करना चाहते। धीरे धीरे क्या होता है फिर, अगर दलितों का हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों, उनका अलग ही प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, अलग ही वो उसको वोट दे रहे हैं और ना हिंदू प्रतिनिधियों को दलितों से मतलब है, तो क्या होगा, धीरे धीरे समाज बढ़ जाएगा ना। जिस तरह से हिंदू मुसलमान बढ़ गए उसी तरह से फिर दलित भी हमसे अलग हो जाते हैं, मतलब हिंदुओं से दलित भी अलग हो जाते। तो यह इनकी एक चाल थी। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब देखो दोस्तों, आया था कब? 16 अगस्त 1932 को, और गांधी जी ने इसके विरोध में फिर 20 सितंबर 1932 को इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया कि अगर आपने ये सांप्रदायिक पंचाट लागू किया तो मैं आमरण अनशन करूंगा और जब तक नहीं खोलूंगा जब तक इस पंचाट को ख़त्म नहीं किया जाएगा। 20 सितंबर को शुरू किया। 6 दिन के बाद, 6 दिन भूखा रहने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट कहते हैं। दोस्तों,
ये जो पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, मतलब दलितों के लिए विशेष अधिकार की जो मांग कर रहे थे, वो नेता कौन से थे? अंबेडकर जी ही तो थे, जो दलितों का प्रतिनिधित्व रखने के लिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे, है ना। तो अब अंबेडकर जी ने तो इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था, कम्युनल पंचायत। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई हिंदू धर्म में तो हमें कभी कभी भी समानता का दर्जा मिलना नहीं है, है ना। और ये लोग तो किसी हिंदू मतलब दलित प्रत्याशी को जीतने ही नहीं देंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारा विभाजन तो हमारे यहाँ पे है ही जातियों को लेकर। तो उन्होंने तो कम्युनल पंचायत को मतलब स्वीकार कर लिया था। पर गांधी जी इससे नाराज हो गए और उन्होंने आमरण अनशन रख दिया। और लास्ट में इतने नेताओं के समझाने के बाद में अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं या फिर पूना समझौता इसे कहते हैं। इसके द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा दलित वर्ग की सीटें प्रांतीय विधानमंडल में 148 तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें आरक्षित कर दी गई। इसके द्वारा क्या किया गया कि ये जो अलग से इन लोगों को अधिकार दिया गया था चुनाव लड़ने का, कि मतलब तुम्हारा अलग ही प्रत्याशी खड़ा होगा और तुम अलग से ही उसको वोट दोगे, इसे तो गांधी जी ने ख़त्म करवाया। और इसके बाद में क्या किया कि इनकी सीटें बढ़ा दी गई। जो दलित वर्ग है उसकी सीटें हमारी केंद्रीय विधानसभा में भी और प्रांतीय विधानसभा में भी, प्रांतीय विधानसभाओं में बढ़ा के 148 कर दी गई। और केंद्रीय विधानसभा में भी, विधानमंडल जो संसद हुआ करती थी उस टाइम उसे केंद्रीय विधानमंडल बोलते थे, इसमें भी इनकी 18% सीटें अलग से बढ़ा दी गई, मतलब आरक्षित कर दी गई कि भाई इन लोगों, मतलब इन 18% सीटों पे सिर्फ दलित प्रत्याशी ही खड़े होंगे। लेकिन इस जो कम्युनल पंचायत है इसको ख़त्म कर दिया गया और दोनों जने इस चीज़ पे राजी हो गए। तो इस समझौते को क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं। हुआ कब था? 26 सितंबर 1932 को। इसके द्वारा दलितों की पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा दलित वर्ग की सीटें बढ़ा दी गई। इसके पश्चात गांधी जी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गई तथा उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और देश में अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से जेल में ही शुद्धि आंदोलन के लिए 21 दिन का उपवास रखा। उस समय दोस्तों गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने किया था उसके बदले में जेल गए हुए थे, है ना। और ये सब जो उन्होंने किया था उपवास वगैरह, ये सब जेल में ही उन्होंने किया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब गांधी जी को एक, मतलब इतने दिन तो उनका ध्यान था राष्ट्रीय आंदोलन पे, स्वतंत्रता दिलाने में, अंग्रेजों को भगाने में, लेकिन अब उनको समझ में आने लगा कि हमारे देश में जो अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन है वो भी बहुत गहरी चीज़ है। अगर हमने आज इस पे ध्यान नहीं दिया तो थोड़े दिन में हमारा देश जैसे हिंदू मुसलमानों में बटा हुआ है ना, वैसे इसमें भी अब बटने लगेगा। क्योंकि उनको समझ में आने लगा था कि अगर ये जो एक मतलब समाज का जो थोड़ा नीचे का संप्रदाय है जो दबा हुआ है, जिनको उच्च जातियों ने दबा रखा है, अगर इस पे अब ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे इसमें और विद्रोह होंगे और ये अलग होने की कोशिश करेंगे। और गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि हमारे समाज में फूट पड़े। गांधी जी को तो उद्देश्य ही ये था कि वो सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते थे, है ना। तो अब गांधी जी की रुचि किधर हो गई? अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में हो गई। अब गांधी जी समझने लगे कि ये जो अस्पृश्यता है, भेदभाव है, छुआछूत है हमारे देश में से, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है अगर देश को विभाजित होने से, बंटने से बचाना है तो, है ना। इसके लिए उन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, एक संस्था की स्थापना की जो इसका नाम दिया उन्होंने हरिजन सेवा संघ। तथा देश में अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के लिए, मतलब उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि भाई सभी के साथ एक समान व्यवहार करो, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता किसी के साथ मत करो। इसके लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन, मतलब जेल में इसकी शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास रखा। किसके लिए? अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए, मतलब एक तरह से लोगों को प्रेरित करने के लिए, है ना, कि इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। और गांधी जी की बात का असर तो होता ही था दोस्तों। ये तो हमने देखा है कि गांधी जी जो कह देते थे जनता उसके पीछे पीछे चलती थी, है ना। तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं ये करूँगा तो ये भी जनता के द्वारा माना जाएगा। सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। अब उन्होंने दोस्तों हरिजनों के लिए बहुत सारे काम किए। अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना उन्होंने की। इसके अलावा हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसमें वो इन सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए ऐसे लोगों को प्रेरित करते थे। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की और इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने करीब 12,500 मील की यात्रा की। और हरिजन यात्रा के दौरान लेकिन उन्हें काले झंडे दिखाए गए। दोस्तों उन्होंने हरिजन यात्रा प्रारंभ की इसी चीज़ के लिए कि देश में छुआछूत वगैरह मिटाया जाए, लेकिन उनकी हर चीज़ें सफल नहीं होती थी। जिस तरह से लाहौर अधिवेशन में उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे ना, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को फांसी लगने से बचाया नहीं था, वैसे
इस चीज़ को भी बहुत सारे लोग जो थे एक राजनीतिक चाल मान रहे थे गांधी जी की, है ना, और इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं हुआ था, उनको काले झंडे इस चीज़ में दिखाए गए थे। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ते हुए प्रतिज्ञा ली कि जब तक स्वराज्य नहीं मिल जाता मैं आश्रम में वापस नहीं लौटूंगा। जो आश्रम उन्होंने 1919 में यहाँ आके स्थापित किया था ना, सॉरी 1918 में किया था, यहाँ आके स्थापित किया था सबसे पहले, मतलब दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे तो उन्होंने साबरमती नदी के तट पर जो सत्याग्रह है आश्रम, इसे ही साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, उसको गांधी जी ने छोड़ दिया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता मैं अपने आश्रम में वापस नहीं जाऊंगा। मई 1934 में पटना में हुए कांग्रेस सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों ने फिर से चुनाव लड़ने की ठानी और 75 निर्वाचित सीटों में से 45 पे उनकी जीत हासिल हुई। दोस्तों, एक तो लड़े थे हम लोग जब मोतीलाल नेहरू और उन्होंने मोतीलाल नेहरू ने वो स्वराज्य पार्टी बनाई थी, तब सबसे पहले कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। अब हमको लगने लगा फिर से कि अगर हमें अंग्रेज़ों से जीतना है तो हमें विधानसभाओं में आना होगा, हमें चुनाव लड़ने होंगे, हमें उनको दिखाना होगा कि जनता हमारे साथ है। और हमने 1934 में चुनाव लड़ने की ठानी और चुनाव में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली, मतलब 75 निर्वाचित सीटें भारतीयों के लिए आरक्षित थी, जिसमें से 45 सीटों पे हमें विजय प्राप्त हुई। और 1935 को भारत शासन अधिनियम पास हो गया। 1934 में तो हम लोग चुनाव में जीते, 35 में उन्होंने भारत शासन अधिनियम पास कर दिया। अब मैं भारत शासन अधिनियम में क्या क्या था मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊँगी, उसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था, ये सब था ना, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पॉलिटी जब शुरू की है सबसे पहले मैंने यही पढ़ाया है विस्तार से, तो ठीक है, आप उधर देख सकते हो। ये घटना हो गई। फिर 1937 में प्रांतीय मंत्रिमंडलीय चुनाव में कांग्रेस ने पूर्णतया भाग लिया और 5 प्रांतों में से कांग्रेस ने पूर्णतया बहुमत प्राप्त किया। दोस्तों, उस समय लगभग 7 प्रांत थी, उनमें से लगभग 5 प्रांतों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई। ठीक है, 37 में जो चुनाव हुए, मतलब कांग्रेस का अच्छा रुख था, लोग चाहते थे कि अपने ही नेता मतलब शासन में आए। लेकिन हुआ क्या, 37 में चुनाव हुए, हमने जीत भी लिया, लेकिन 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होने जा रहा है, जिसका विरोध भारतीयों ने किया। इसी विरोध में कांग्रेस ने अपने सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया और भीमराव अंबेडकर जी ने इसे 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में बनाया है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया। मतलब दोस्तों, हुआ क्या कि 37 में हम लोग चुनाव जीत के आए, लगभग 2 साल ही हम लोग विधानसभाओं में रहे। इतने में क्या हुआ कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, हम लोग क्या थे, हम लोग ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन ने घोषणा कर दी कि भारत भी युद्ध में शामिल हो रहा है और वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है। लेकिन हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे भाई, हमारा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, हम अपने सैनिक क्यों भेजेंगे वहाँ पे मरने के लिए, हम चाहते ही नहीं है। तो हमने कहा कि हम चाहते ही नहीं है और हम यहाँ पे संसद में बैठे हैं, तो हमसे पूछे बिना आपने कैसे घोषणा कर दी कि भारत शामिल हो रहा है, भारत शामिल हो ही नहीं रहा। तो इसका विरोध हमने ऐसे किया कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि कांग्रेस के विधानसभा में बैठे थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। मतलब सारे विश्व के सामने हमने ये प्रदर्शित किया कि हम नहीं लड़ना चाहते चुनाव, हम नहीं मतलब विश्व में भाग लेना चाहते द्वितीय विश्व युद्ध में, ये तो अंग्रेज ज़बरदस्ती हमसे ये करवा रहे हैं ना, ये दिखाने के लिए। तो क्या हुआ कि जो सीटें हमने जीती थी, अब हमने त्यागपत्र दे दिया, खो दिया, तो अब क्या हुआ कि मतलब हमारा प्रतिनिधित्व फिर से समाप्त हो गया विधानमंडल में। तो इस चीज़ को दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, और मनाने वाले कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। आगे आता है त्रिपुरी संकट। अब दोस्तों, मैं गांधी जी को बहुत सपोर्ट तो क्या मतलब बहुत मानती हूँ, लेकिन हर जगह एक आदमी अपनी ज़िंदगी में हर जगह सही नहीं हो सकता है। एक तो हमने देखा कि भगत सिंह वाला मैटर, उसमें गांधी जी से बहुत बड़ी गलती हुई थी, और एक है दोस्तों त्रिपुरी संकट। मुझे ये लगता है कि यहाँ भी गांधी जी का जो मतलब कुछ ना कुछ कमियां हर एक इंसान में होती हैं, मैं उनमें कमी निकालने लायक नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो जिसमें उनकी आलोचना हमेशा की जाती है। तो उसमें से एक है त्रिपुरी संकट, जो 1939 में आया था। हुआ क्या था, 1938 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया था। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस थे, वो क्रांतिकारी नेता थे। उनको क्या हुआ, अब उनकी भी लोकप्रियता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जितनी गांधी जी की थी, लेकिन गांधी जी अहिंसात्मक थे और सुभाष चंद्र बोस तो हिंसा वगैरह में विश्वास करते थे कि अंग्रेज जब हमारे साथ इतना बुरा कर सकते हैं तो हम कब तक सहन करते रहेंगे।
ठीक है, दोनों की विचारधाराएं मतलब बिल्कुल अलग थी। और हुआ क्या कि 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको अध्यक्ष बना लिया गया, ठीक है। अब हर साल अलग अलग अध्यक्ष चुने जाते थे। 1939 में बोस द्वितीय बार अध्यक्ष बने, मतलब द्वितीय बार जब चुनाव हुए 1939 में, तभी भी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और वो जीत भी गए तथा गांधी जी की पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दिया इन्होंने। अब की बार इनके विरोध में खड़ा कौन था? पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया मतलब ये मान लो कि गांधी जी ही खड़े थे। गांधी जी खुद कभी नहीं लड़ते थे चुनाव वगैरह, या फिर खुद कभी अध्यक्ष नहीं बनते थे, लेकिन बहुत एक ही बार शायद गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने हरिपुरा अधिवेशन में, इसके अलावा गांधी जी नहीं बनते थे। तो हुआ क्या कि जो पट्टाभी सीतारामैया उनको उन्होंने परास्त कर दिया गांधी जी से फिर आगे क्या हुआ दोस्तों, गांधी जी से मतभेद के चलते 1939 में बोस ने इस्तीफा दे दिया। अब देखो, पिछली बार भी जब बोस बने थे अध्यक्ष तो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का बहुत सारी बातों पर मतभेद हुआ था। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस बार भी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि जब बोस अध्यक्ष बन रहे हैं तो वो गांधी जी की वहाँ पे नहीं चलती थी, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि गांधी जी अहिंसा के तरीकों से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, और जो सुभाष चंद्र बोस थे वो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा के स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। प्रैक्टिकल सोच थी सुभाष चंद्र बोस की, है ना। लेकिन गांधी जी किससे मिलती नहीं थी। जो पट्टाभी सीतारामैया को जब हराया तो गांधी जी ने एक बयान भी दिया था कि यह सीतारामैया की नहीं, ये मेरी ही हार है ना। फिर आगे 2-3 मुद्दे ऐसे हुए थोड़े से दिन में ही कि मतलब सारी कांग्रेस जो थी, क्योंकि उस समय दोस्तों गांधी जी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, सारी कांग्रेस जो थी वो गांधी जी का ही समर्थन करती थी। तो अंत में मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दुखी होकर और बापू की इज्जत रखते हुए पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। इस्तीफा देने के बाद में 3 मई 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली, ठीक है। इस्तीफा दिया और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली। फॉरवर्ड ब्लॉक अलग संस्था थी, है ना, जिसमें अलग से मतलब कि हम आज़ादी लेंगे ये वो यही सब करने के लिए। तो अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी सारी चीज़ों से बोस को मतलब निष्कासित कर दिया कि भाई तुमने अलग संस्था स्थापित कर ली, मतलब क्या हुआ कि तुम लोग बांटोगे कांग्रेस में मतलब सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो एक जगह थे, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मतलब तुम लोग कांग्रेस के बराबर एक संगठन खड़ा करना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, हम ही लोग बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये एक संकट था दोस्तों, जिसमें हमारे मतलब बॉस और गांधी जी के बीच में बहुत ज़्यादा विचारधारा की वजह से संकट उत्पन्न हुआ था। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये हमने देख लिया, ठीक है। कांग्रेस ने युद्ध का विरोध करते हुए कहा कि नहीं, एक मिनट, कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटेन ने कहा कि आप लोगों को हमारी तरफ से लड़ना होगा, तो हमने कांग्रेस ने मतलब शर्त रखी कि अगर हमें आप युद्ध के बाद में आज़ादी देते हो तो हम ऑफ कोर्स लड़ेंगे, लेकिन अगर हमें आज़ादी देते नहीं हो तो हम क्यों लड़े भाई, हम अपनी जान क्यों दें आपको, आप लोगों की वजह से। तो उस समय थे कांग्रेस के अध्यक्ष बोस। तो बोस ने कहा कि अध्यक्ष के रूप में बोस ने युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पे आया संकट भारत को आज़ादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है, परंतु गांधी जी और नेहरू के विचार थे कि भारत में ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह अहिंसा का रास्ता नहीं है। देखो, जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे 1939 में, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो कांग्रेस कह रही थी कि ठीक है, अब हमें आप आज़ादी दे दो तो हम आपकी तरफ से लड़ लेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। अंग्रेज काहे की आज़ादी देने वाले थे, उनको तो देना ही नहीं था भाई, उनके तो अच्छी खासे पैसे आ रहे थे यहाँ से, वो क्यों आज़ादी देंगे, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस का तो मानना ये था कि ये हमारे पास गोल्डन अवसर है कि हम जिस समय ब्रिटेन युद्ध में लगा रहेगा तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, और हम यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, उनकी सेना सारी उधर लड़ रही होगी, हम यहाँ पे विद्रोह वाद्रोह करके कैसे भी करके आज़ादी ले लेते हैं ना, उनको भगा के मार काट करके। ये तो थी बोस की सोच, लेकिन वो ही गांधी जी की अहिंसात्मक नीति और नेहरू जी वगैरह सब उनके साथ थे ही, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अहिंसात्मक तरीके से ही लेंगे आज़ादी, हम तो हिंसा के तरीके से आज़ादी लेंगे ही नहीं। दोस्तों एक बात यहाँ पे यह भी आ जाती है कि दोनों की विचारधाराएं नहीं मिलती थी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस का परचम लहरे, और सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, चाहे वो किसी भी कीमत पर मिले। यहाँ मैं सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा सा सही मानती हूँ कि हर जगह मतलब वो तो ठीक है, गांधी जी जैसे कहते थे कि हर जगह अहिंसा से ही हमें करना है, लेकिन शायद उस टाइम पे अगर सारा देश एकजुट हो जाता, जिस टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो शायद हमें आज़ादी उस टाइम पे मिल सकती थी। लेकिन वही बात है कि सारा देश एक साथ नहीं था, ठीक है। तो ये था त्रिपुरी संकट।
अब ऐसे कुछ बातें थी जिस पे क्या हुआ था कि मतलब सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस की विचारधारा मिल ही नहीं रही थी। अंततः फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। अब है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। मार्च 1940 में कांग्रेस ने बिहार अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर सरकार को कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में इसका सहयोग करेगी। अब देखो बॉस तो चले गए, मतलब इस्तीफा दे के अलग से, वो तो जापान वगैरह चले गए थे। ठीक है। अब इनकी बात जो स्वतंत्रता देने की बात है वो अंग्रेजों ने मानी नहीं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका साथ देंगे। अगस्त प्रस्ताव एक पेश किया अंग्रेजों के सामने और उसमें इन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे लेकिन वह केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करना पड़ेगा। मतलब तो द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस, मतलब अंतरिम सरकार का मतलब है कि एक सरकार बनानी पड़ेगी जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप ऐसा करते हो तो हम लोग आपका द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे देंगे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के जवाब में, ये इसे तो क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940 का। अब कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने जो मांग रखी थी उसका जवाब देते हुए लिनलिथगो जो उस समय हमारे वायसराय थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया दोस्तों। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया कि इसमें कांग्रेस की मांग को अस्वीकार कर लिया गया। इस मांग को तो अस्वीकार कर लिया कि हम अंतरिम सरकार के गठन करेंगे, और 2-3 उनके पास में मतलब अल्टरनेट ऑप्शन दिए गए कि आप इनमें से एक चुन लो, हम वो कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते जो आप कह रहे हो कि भाई युद्ध समाप्त होते ही हम मतलब आपके सरकार का गठन कर देंगे, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट मतलब कि हम लोग आपको पूर्णतः आज़ाद नहीं करेंगे लेकिन हमारे भीतर ही आपको सरकार बनाने का अधिकार दे सकते हैं। दूसरा है युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा, कि युद्ध के बाद में भारतीयों की एक भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाए, इसके लिए हम एक संविधान निर्माण सभा का गठन करवा देंगे ताकि आप लोग अपने संविधान का निर्माण कर लेना। और तीसरा है वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, कि भाई जो वायसराय थे, मतलब उस समय वायसराय ही दोस्तों सबसे बड़े हुआ करते थे, वही भारत का शासन चलाते थे। तो कह रहे थे कि वायसराय की जो शासन प्रणाली है, वायसराय की जो मतलब परिषद है पूरी, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। ठीक।